वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले गेट 2024 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा लेट एच है वो मेरे पास एक सेट गिवन है जिसमें जेड ऐसे एलिमेंट्स है जो इमेजिनरी पार्ट जिनका ग्रेटर देन 0 है। कहने का मतलब ये मुझे सेट जो गिवन है ना, ये अपर हाफ प्लेन गिवन है। ठीक है, ये एच गिवन है। डी कह रहा है, डी मेरे पास ओपन यूनिट डिस्क गिवन है, यानी डी मेरे पास ये गिवन है। ठीक है, तो कह रहा है हमें कैलकुलेट करना है सुप्रीमम। किसका सुप्रीमम? जो एफ डैश जीरो की मॉडुलस वैल्यूज आ रही हैं उनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, यानी सुप्रीमम कैलकुलेट करना है। और इस टाइप से कि एफ है वो मुझे एनालिटिक गिवन है फ्रॉम डी टू एच, यानी इस सेट से इस सेट पे जा रहा है, डिस्क से अपर हाफ प्लेन पे। और एफ ऑफ जीरो है वो आयोटा बाई 2 के इक्वल है। ठीक है, तो देखो हमें सबसे पहले एक मैपिंग पता होती है। यहाँ पे तो इसने डी से एच भेजा है, लेकिन अपर हाफ प्लेन से अगर मैं डिस्क पे कोई मैपिंग भेजती हूँ तो वो मैपिंग मुझे पता होती है ना। हम लोग जनरली वो याद रखते हैं एग्जाम के लिए। तो वो मैपिंग क्या होती है? W इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर आयोटा लैम्डा Z माइनस अल्फा एंड Z माइनस अल्फा बार। ठीक है, वेयर इमेजिनरी ऑफ अल्फा क्या होता है? ग्रेटर देन 0। ये मेरे पास मैपिंग होती है और ये क्या करती है, इस अपर हाफ प्लेन को ना इस यूनिट डिस्क पे मैप कर देती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैपिंग हमें गिवन है वो कैसे गिवन है? वो तो क्या कर रही है, डिस्क से अपर हाफ प्लेन पे मैप कर रही है। तो क्या हो अगर मैं इस मैपिंग का इन्वर्स निकाल लूँ तो वही बात पड़ेगी। कहने का मतलब यहाँ पे जो W है और यहाँ पे Z है, इसको मैं W की फॉर्म में पूरा निकाल लूँ तो वो मुझे एक ऐसा फंक्शन मिल जाएगा जो इस यूनिट डिस्क से H को मैप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या निकालना है? जस्ट इनवर्स, यानी हमें इसको W को Z की फॉर्म में था, अब Z को W की फॉर्म में निकाल देंगे। ठीक है, Z माइनस ऑफ अल्फा बार इंटू W इक्वल्स टू ई रेस टू पावर आयोटा लैम्डा Z माइनस अल्फा। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, यहाँ से Z ऑफ W माइनस में अल्फा बार ऑफ W इक्वल्स टू ई रेस टू पावर आयोटा लैम्डा ऑफ Z ई रेस टू पावर आयोटा लैम्डा ऑफ अल्फा। ठीक, यहाँ से क्या करते हैं, Z को इस साइड ले आए, माइनस ई रेस टू पावर आयोटा लैम्डा इंटू Z, और इसको उधर ले जाते हैं तो अल्फा इंटू ई की पावर आयोटा लैम्डा माइनस का और प्लस का अल्फा बार इंटू W। ठीक है, Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का अल्फा या फिर अल्फा बार इंटू W माइनस अल्फा ई रेस टू पावर आयोटा लैम्डा अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में W माइनस ई रेस टू पावर आयोटा लैम्डा। ठीक है, यानी अब मेरे पास ये जो मैपिंग आई है इसको मैं एफ जेड का नाम दे देती हूँ और इसको मैं पूरा जेड की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेती हूँ। अल्फा बार इंटू जेड माइनस अल्फा इंटू ई रेस टू पावर आयोटा लैम्डा अपॉन जेड माइनस ई रेस टू पावर आयोटा लैम्डा। ये जो मैपिंग आई है ना, ये क्या करेगी, ये यूनिट डिस्क से किसको मैप कर जाएगी, अपर हाफ प्लेन को, यानी डी से एच को मैप कर जाएगी। अब ये ठीक है, जो भी डी का एलिमेंट इसमें पुट करेंगे तो वो मेरा एच का एलिमेंट प्रोवाइड करेगी। तो अब मुझे ये पता चल गया, ये मैपिंग मेरे पास आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एफ डैश जेड कैलकुलेट करना है ना, क्योंकि हमें मॉडुलस वैल्यू चाहिए थी एफ डैश जीरो की। तो यहाँ से एफ डैश जेड कैलकुलेट कर लेते हैं। जेड माइनस ई की पावर आयोटा लैम्डा एज इट इज, और इसका कितना आ जाएगा, अल्फा बार। ठीक है, माइनस में अल्फा बार जेड माइनस अल्फा ई की पावर आयोटा लैम्डा एज इट इज, और इसका कितना आ जाएगा 1, एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, जेड माइनस ई की पावर आयोटा लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ से हमें चाहिए वैल्यू एफ डैश जीरो की, तो मैं इसको जेड को जीरो पुट कर दूं तो ये चीज जीरो, ये क्या बचेगा, माइनस का अल्फा बार ई की पावर आयोटा लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पे जेड को जीरो पुट करेंगे तो ये वाली चीज तो जीरो आ जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस अल्फा ई रेस टू पावर आयोटा लैम्डा एंड अपोन में जेड तो जीरो हो गया, ई की पावर 2 आयोटा लैम्डा, है ना, ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमें जो क्वेश्चन था उसमें क्या गिवन था, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आयोटा बाई 2 गिवन थी, है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ जीरो कैलकुलेट कर लो यहाँ से और फिर उसको इक्वेट करवा के आयोटा बाई 2 के, तो वहां से हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से चलते हैं नीचे कि
एफ ऑफ जीरो जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो यहाँ पे जेड जीरो, यहाँ पे जेड जीरो, क्या बचेगा, ई की पावर आइटा लैम्डा से ई की पावर आइटा लैम्डा कैंसिल, माइनस का अल्फा बच जाएगा। ठीक है, तो ये बच गया माइनस का अल्फा। ठीक है, एंड एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी गिवन थी, आइटा बाय टू, है ना। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, माइनस का आइटा बाय टू। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो एफ डैश ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, अल्फा बार कितना आएगा, देखो अल्फा बार, इसका अल्फा बार अगर करेंगे तो ये माइनस का प्लस कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ऑलरेडी बाहर है तो ये माइनस का आयोटा बाय टू ही रहेगा, ई की पावर आयोटा लैम्डा। ठीक है, प्लस में माइनस का माइनस आयोटा बाय टू ई की पावर आयोटा लैम्डा। ठीक है, एंड अपॉन में कितना आ जाएगा, ई की पावर टू आयोटा लैम्डा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, माइनस का आयोटा ई की पावर आयोटा लैम्डा अपॉन में ई की पावर टू आयोटा लैम्डा, है ना। इसका मॉडुलस वैल्यू हमें चाहिए, इसकी मॉडुलस वैल्यू कैलकुलेट करनी थी ना। तो देखो इसकी मॉडुलस, इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन और इसकी वैल्यू मॉडुलस वन, तो इसका मतलब एफ डैश जीरो क्या आ गया, उसकी मॉडुलस वैल्यू मुझे क्या मिल गई, वन के इक्वल। हैंस तो एफ डैश जीरो में सिर्फ ए की वैल्यू दे रहा है वो वन, और तो सुप्रीमम भी यही हो जाएगा, इसका मतलब वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो कह रहा है कि एस वन मुझे क्या गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, यानी ये सेट ये गिवन है, क्लोज्ड डिस्क गिवन है। ठीक है, कह रहे हैं फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग function f does there exist a sequence of polynomials in z that uniformly converges to f on s। कह रहे हैं हमारे पास इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसके लिए मेरे पास पोलिनोमियल्स की एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है जो यूनिफॉर्मली इसको कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, मतलब एक पोलिनोमियल की सीक्वेंस हमें चाहिए, मान लेते हैं पी एन जेड, और वो यूनिफॉर्मली किसको कन्वर्ज करना चाहिए, ये फंक्शन जो हमें ऑप्शंस में गिवन है। ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसी कौन सा फंक्शन है जिसके लिए एक पी एन जेड एग्जिस्ट करे, हमें वो बताना है। ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या करते हैं, चलो मान लेते हैं कि एक बार एफ जेड है वो मेरे पास क्या है, जेड बार के इक्वल। ठीक है, अब यहां से मैं मान लेती हूं कि लेट पी एन जेड मेरे पास एक सीक्वेंस है पोलिनोमियल्स की। ठीक है, पोलिनोमियल की सीक्वेंस है जो क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस टू जेड बार। ठीक है, ऑन एस वन दैट इज मॉडुलस जेड इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो कह रहा है कि हमने ये मान लिया कि ये मेरे पास सेट ऑफ पोलिनोमियल्स है, सीक्वेंस ऑफ पोलिनोमियल्स है जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करिए इसको। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पी एन जेड किसको कन्वर्ज करेगा, जेड बार को। ठीक है, हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ किसके लिए, z इक्वल्स टू वन के लिए, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पी ऑफ एन जेड इक्वल्स टू z इक्वल्स टू वन, यहाँ पे डी जेड आ जाएगा, z बार इंटू डी जेड। ठीक है, अब अब कोई भी चीज अगर मेरे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो लिमिट होती है ना ये हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉडुलस जेड वन के लिए पी एन जेड डी जेड किसके इक्वल आना चाहिए, इसके, है ना। अब एक चीज देखो कि ये मेरे पास पोलिनोमियल्स थे, है ना, ये सीक्वेंस थी पोलिनोमियल की। तो पोलिनोमियल्स मेरे पास कैसे होते हैं, एंटायर होते हैं ना, है ना। तो इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या दे देगा, जीरो दे देगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन तो जीरो निकल गया, ओके इस पे चले। अच्छा एक चीज गिवन है मॉडुलस जेड इक्वल्स टू वन, तो इसका मतलब क्या हुआ, z इंटू जेड बार वन के इक्वल, दैट इज जेड बार क्या आएगा, वन बाय जेड के इक्वल। यहाँ पे वन बाय जेड पुट कर दो तो इंटीग्रेशन वन बाय जेड इंटू डी जेड। ठीक है, और ये क्या होगा, कोचे इंटीग्रल फॉर्मूले से टू पाई आयोटा, है ना। तो ये तो टू पाई आयोटा आ गया, ये जीरो आ गया, तो क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, नहीं है, नहीं ये चीज पॉसिबल। इसका मतलब मुझे कोई भी ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करेगी पोलिनोमियल की जो इस जेड बार को कन्वर्ज करेगी, है ना। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या हो गया, गलत। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन के लिए करेंगे, सेकंड ऑप्शन में रियल ऑफ जेड गिवन है, यहां तक का प्रोसेस सेम रहेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, रियल ऑफ जेड आ जाएगा। ठीक है, अब रियल ऑफ जेड है, रियल ऑफ जेड क्या होता है, जेड प्लस जेड बार बाय टू, और जेड बार को अगेन वन बाय जेड लिख देंगे, तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन में टू जेड। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद भी ये जीरो किसके इक्वल आ जाएगा, टू पाई आयोटा, सॉरी पाई आयोटा के इक्वल आ जाएगा, है ना। इसको सोल्व करने के बाद मतलब सिमिलर वे से चलना है।
तो ये भी मेरे पास गलत आ जाएगा। सिमिलरली इसको, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, z+1, z+1 के मॉडुलस के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, z+1 इंटू z+1 का बाहर, ठीक है। एंड इसको क्या लिख सकते हैं, z+1 z⁻+1, है ना। अब अगेन z+1 इसको 1/z लिख देना, और क्या करेंगे, z+1/z प्लस z+1, है ना। ये अलग अलग हो गए, तो इसको और थोड़ा सा सोल्व कर लेना, तो ये बन जाएगा 1 प्लस में 2 प्लस में z एंड 1/z। तो ये वाली चीज़ तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाली चीज़ तो क्या आ जाएगी, क्योंकि ये तो कैसा होता है, एंटायर फंक्शन गिवन है, तो इसका इंटीग्रल तो 0 आ जाएगा, इसका इंटीग्रल अगेन 2π आइटा आ जाएगा, है ना। तो वापस से 0 = 2π आइटा आ जाएगा। तो ये वापस से चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ मुझे ये ऑप्शन मिलेगा। अच्छा ये ऑप्शन कैसे मिलेगा, हमारे पास एक सीक्वेंस तो एग्जिस्ट करती है ना, कौन सी सीक्वेंस, P of nz equals to 1 plus z square by 2 factorial and so on to z की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल। ये सीक्वेंस क्या करेगी, e की पावर z को कन्वर्ट करेगी, है ना। तो ये हमें मिल गया, हेंस हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होना चाहिए। चलते नेक्स्ट पे, देखो कह रहा है कि हमें स्टेटमेंट दी हुई है दो, उसमें से हमें ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है। देयर एग्जिस्ट अ प्रॉपर सब ग्रुप g ऑफ q प्लस सच दैट q बाई g इज फाइनाइट ग्रुप। कह रहे हैं कि क्या मेरे पास Q प्लस का कोई ऐसा प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए Q बाई जी एक फाइनाइट ग्रुप बन जाए। चलो मान लेते हैं, लेट कर लिया कि G मेरे पास एक प्रॉपर सब ग्रुप है, ठीक है, किसका, Q प्लस का, और वो क्या कर रहा है, उस जिसके लिए Q बाई जी है वो मेरे पास फाइनाइट आ रहा है। अब फाइनाइट आने का मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर फाइनाइट आना चाहिए। तो मान लिया कि Q बाई जी का जो ऑर्डर है वो n के इक्वल आ रहा है, ठीक है। Q बाई जी का जो ऑर्डर है वो किसके इक्वल आ रहा है, n के इक्वल। अच्छा अगर G मेरे पास प्रॉपर सब ग्रुप है इसका, इसका मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट होगा Q प्लस के अंदर जो G के अंदर ना हो, है ना। तो लेट कर लेते हैं कि A बाई बी एक एलिमेंट है जो Q प्लस के अंदर तो है, बट A बाई बी है वो G के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। साथ में ऑर्डर ऑफ Q अपॉन में G क्या है, n के इक्वल है। चलो ठीक है, अब यहां से देखो कोई एलिमेंट में लेती हूँ, लेट x प्लस जी एक एलिमेंट है जो इसके अंदर बिलोंग करेगा, है ना। इसके एलिमेंट इसी टाइप के तो होते हैं, तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया x प्लस जी जो q बाई जी के अंदर बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज, अब क्योंकि इसका ऑर्डर n है तो n इंटू एक्स प्लस जी किसके अंदर जाना चाहिए, g के इक्वल होना चाहिए, ये g के इक्वल हो गया। दिस इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई करता है कि nx प्लस में g इक्वल्स टू g, और ये चीज क्या इम्प्लाई करती है कि nx है वो किसके अंदर गया, g के अंदर गया, ठीक है। और यहाँ पे जो x था ये एक मेरे पास आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, है ना। x कैसा था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q के लिए वर्क कर गया, ठीक है। अब देखो यहां से हमने एक एलिमेंट माना था a बाई बी जो q के अंदर था, बट a बाई बी है वो h के अंदर g के अंदर नहीं था। तो यहाँ से हम क्या करें कि अगर a बाई बी को g के अंदर दिखा दें तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो सकता है। तो जब यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए x, ऐसे हर एलिमेंट के लिए n इंटू एक्स है वो g के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो अगर मैं x को ये ले लूं तो इसका मतलब इसके लिए भी ये n इंटू एक्स है वो g के अंदर जाना चाहिए, है ना। तो दिस इंप्लाइज n इंटू ए बाई n इंटू बी, ये किसके अंदर जाना चाहिए, g के अंदर। दिस इंप्लाइज a बाई बी बिलोंग्स टू g, है ना। अब एलिमेंट हमने तो ये माना था कि a बाई बी जी के अंदर बिलोंग ही नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, a बाई बी तो g के अंदर बिलोंग कर गया। इसका मतलब जो हम लेकर चले हैं वो गलत है, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। हेंस ऐसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके लिए q बाई जी क्या आ जाए, फाइनाइट, ठीक है। हेंस जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है, गलत, ठीक है। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट पे, कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप g ऑफ q प्लस सच दैट q बाई जी इज आइसोमॉर्फिक टू z प्लस। चलो मान लेते हैं कि मेरे पास q बाई जी है वो आइसोमॉर्फिक है z प्लस के। तो मेरे पास क्या होता है कि एक मैपिंग अगर मैं बनाऊं फाई ऑफ q से z पे, ठीक है, q प्लस से z प्लस पे,
अगर ये मैपिंग मेरे पास होमोमॉर्फिज्म हो गई एंड ऑन टू हो गई, तो मैं क्या बोल सकती हूँ आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से कि मेरे पास एक कर्नल एग्जिस्ट करेगा, है ना? तो वो क्या होगा, क्यू बाई जी आइसोमॉर्फिक होएगा जेड प्लस के। तो यहाँ से मैंने मान लिया कि मुझे ये एक मैपिंग है और ये मैपिंग मेरे पास कैसी है, होमो एंड ओंटो, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो। ठीक है, अब ये होमोमॉर्फिज्म एंड ओंटो है, चलो एक मैपिंग तो मुझे मिल गई। अब मैं यहाँ से कुछ कॉन्ट्राडिक्शन अगर क्रिएट कर सकूँ, जैसे मैंने ये माना कि फाई है वो क्यू प्लस से जेड प्लस पे जा रही है और ये कैसी है, ओन टू होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये मैपिंग कैसी है, ओन टू होमोमॉर्फिज्म। तो लेट कर लेते हैं कि एक एलिमेंट है ए, वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, क्यू प्लस के अंदर। ठीक है, तो एफ ऑफ ए है, उसकी कुछ ना कुछ इमेज इसके अंदर आएगी, तो मैं 1 मान लूं। ठीक है, इसकी इमेज मैंने 1 मान ली। अच्छा, एक चीज हमें पता है कि अगर ये होमोमॉर्फिज्म है ये मैपिंग, तो a/2 प्लस में a/2 ये किसके इक्वल होनी चाहिए, f ऑफ a/2 प्लस f ऑफ a/2 के, है ना? होमोमॉर्फिज्म में तो यही कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या किया, इस एफ ए को ऐसे लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो इसका मतलब ये भी 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ a/2 प्लस में एफ ऑफ a/2 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। दिस इंप्लाइज, क्या मतलब हुआ इसका, कि ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ a/2 इक्वल्स टू 1 एंड एफ ऑफ a/2 इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब यहाँ पे चलो a/2 तो कोई एलिमेंट तो मुझे जरूर मिल जाएगा क्यू के अंदर, लेकिन क्या 1/2 कभी भी जेड के अंदर बिलोंग करेगा, नहीं करेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमारे पास कोई ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये जब ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जो क्यू प्लस से जेड प्लस पे जाएगी और ऑन टू होगी और होमोमॉर्फिज्म होगी, तो क्या होगा कि उसके लिए जो क्यू बाई जी है वो आइसोमॉर्फिक नहीं आएगा जेड प्लस के, है ना? क्योंकि जब ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उससे हम क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ से हमें क्या मिला कि क्यू बाई जी है वो जेड प्लस के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। तो हमें कोई भी ऐसा सब ग्रुप नहीं मिलेगा क्यू प्लस का जिसके लिए ये आइसोमॉर्फिक हो। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, हेंस फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फॉल्स हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, ए है वो 2x2 की नॉन डायगोनलाइजेबल रियल मैट्रिक्स गिवन है जिसकी आइगन वैल्यू लैम्डा गिवन है। ठीक है, चलो सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि मेरे पास अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो आइगन वैल्यूज आ गई, ठीक है, और मुझे जो मैट्रिक्स है वो कैसे गिवन है, नॉन डायगोनलाइजेबल। मैट्रिक्स कैसे गिवन है, नॉन डायगोनलाइजेबल। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैट्रिक्स मेरे पास ये गिवन है तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है ना वो डिफरेंट नहीं हो सकती। ठीक है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यार अगर अलग अलग होगी ना तो फिर वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाती है। ठीक है, तो क्योंकि उनकी जो एम और जीएम है वो इक्वल हो जाती है उस केस में, तो वहां से वो डायगोनलाइजेबल को इम्प्लाई कर जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो दोनों आइगन वैल्यू है वो इस मैट्रिक्स की क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ये बात तो कंफर्म है। ठीक है, साथ में अगर नॉन डायगोनलाइजेबल गिवन है तो ए एम ऑफ लैम्डा, चलो लैम्डा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा, ये तो हमें पता चल गया कि दोनों आइगन वैल्यूज उसकी सेम मिलेंगी। ठीक है, एम है ना वो 2 मिल गई, तो जीएम है वो 2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एम है वो जीएम के इक्वल होगी ना तो मैट्रिक्स को फिर वापस इंप्लाई कर देगी कि वो डायगोनलाइजेबल है, लेकिन गिवन कैसी है, नॉन डायगोनलाइजेबल, है ना? इसका मतलब जीएम है वो मेरी 2 नहीं होनी चाहिए, तो जीएम क्या होगी, 1 के इक्वल। जब 2 नहीं होगी तो 1 ही होगी। ठीक है, तो जीएम 1 होने का मतलब ये हुआ कि आइगन स्पेस का जो डायमेंशन होगा ना, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस वो कितना मिल जाएगा, 1। इसका मतलब हमारे पास एक वेक्टर तो हमें मिलेगा। ठीक है, उसके लिए दूसरा जो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर हमें खुद कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा इसकी हेल्प से। हमें अगर यहाँ पे GM2 होती ना तो दो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल जाते। ठीक है, तो वहां से हमारा सॉल्यूशन निकालना इजी हो जाता, डायरेक्ट निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या गिवन है, जीएम है वो 1 गिवन है, तो जीएम 1 गिवन होने की वजह से सिर्फ मुझे एक वेक्टर वी मिलेगा, दूसरा वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट जो इसके साथ हो वो हमें खुद कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो अब देखो यहाँ से हमें v एक आइगन वेक्टर गिवन है,
कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल सॉल्यूशन, हमें इसका जनरल सॉल्यूशन बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, एक वेक्टर तो हमें v गिवन है कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, ठीक है। हमें दूसरा कंस्ट्रक्ट करना है, दूसरा कैसे करते हैं, a माइनस में लैम्डा ऑफ i इंटू यू इज इक्वल्स टू v, ठीक है। ये जो आता है ना, ये वाला वेक्टर, ये मेरा इसके लीनियर इंडिपेंडेंट आता है, अब v के साथ ये लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर आएगा, ये हमें खुद कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये वेक्टर ये मिला, साथ में जो मेरे पास इसके साथ v के साथ जो लीनियर इंडिपेंडेंट आएगा ना, वो कौन सा आएगा सॉल्यूशन, t इंटू वी प्लस में u इंटू, अच्छा ये, ठीक है। यहाँ पे देखो x ऑफ t इक्वल्स टू c1 इंटू वी ई की पावर लैम्डा टी, ठीक है। प्लस में क्या आएगा c2 इंटू, अच्छा अब वेक्टर ये वाला है मेरे पास, है ना, इस जैसे ये था यहाँ पे, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा t ऑफ v प्लस में u और e की पावर लैम्डा टी एज इट इज, है ना। तो ये अब मुझे क्या मिला है, सॉल्यूशन मिला है, और ये मेरे पास किसका सॉल्यूशन है, नॉन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स का, ठीक है, 2x2t। तो ये अब आएगा, और जहाँ पे u है ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है किस टाइप से, a माइनस लैम्डा ऑफ i इंटू यू इक्वल्स टू v, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये सॉल्यूशन आएगा, देखते हैं ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, देखो ये तो गलत है फर्स्ट ऑप्शन तो, है ना, सेकंड ऑप्शन भी गलत है। अच्छा थर्ड ऑप्शन में देखो ये सही है, करेक्ट है ना, ये हमने जो निकाला है वही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है एंड डी ऑप्शन अगेन इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे v प्लस क्यू आ गया, इसने t का मल्टीपल नहीं लिया, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो कह रहे हैं कि d है वो मुझे ये गिवन है, ठीक है, जहां पे x और y दोनों ग्रेटर देन 0 है। इफ द फॉलोइंग सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास अगर इसको हम इसके अंदर ट्रांसफॉर्म किया जाए और हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये गिवन है, ठीक है। तो इनमें से हमें बताना है कि a और b की क्या वैल्यूज होंगी, ठीक है। अच्छा सबसे पहले ये एक चीज देखते हैं, तो ये इक्वेशन मेरे पास निकलेगी कैसी, मतलब इसका क्या नेचर है, हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है, इलिप्टिक है, कैसी है। तो क्या होता है, इसको अगर जनरल फॉर्म हम लेकर चलते हैं, तो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, आर ऑफ यू एक्स एक्स प्लस में एस ऑफ यू एक्स वाई प्लस में टी ऑफ यू वाई वाई प्लस में पी ऑफ यू एक्स प्लस क्यू ऑफ यू वाई प्लस में आर ऑफ यू इक्वल्स टू में कुछ भी एफ मान लेते हैं, ठीक है। ये इसकी जनरल फॉर्म आती है। यहां से अगर इसको कंपेरिजन किया जाए, तो ये यू एक्स एक्स है ना, ये यू वाई वाई है एंड ये यू वाई है। तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा, आर की वैल्यू वाई स्क्वेयर, एस की वैल्यू 0, टी की वैल्यू माइनस का एक्स स्क्वेयर, पी की वैल्यू 0, ठीक है, क्यू की वैल्यू वाई एंड आर और एफ की वैल्यू 0। तो हमें कंपैरिजन करने के बाद ये मिला, ठीक है। हाइपरबोलिक के केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एस स्क्वायर माइनस 4 RT, मतलब किसी का अगर नेचर भी हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, एस स्क्वायर माइनस 4 RT निकालते हैं, अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो वो हाइपरबोलिक होता है। तो एस स्क्वायर 0 माइनस 4 RT कितना आ जाएगा, प्लस का 4x² y²। अच्छा जो गिवन रीजन था उसमें x भी ग्रेटर देन 0 था, y भी ग्रेटर देन 0 था, इसका मतलब ये 4x² ओवरऑल ग्रेटर देन 0 मिल गया, इसका मतलब ये हमारे पास हाइपरबोलिक है। हाइपरबोलिक होती है तो दो करेक्टरिस्टिक कर्व निकलती है और उसके ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें इस वाली इक्वेशन को इसके फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, देखो गिवन क्या क्या है, नीटा है वो x² by 2 गिवन है, ठीक है, एंड जो एक्साई है वो y² by 2 गिवन है, ठीक है। जो इक्वेशन हमारी ट्रांसफॉर्म होगी ना, कौन सी इक्वेशन, आर ऑफ यू एक्स एक्स प्लस में एस ऑफ यू एक्स वाई प्लस में टी ऑफ यू वाई वाई प्लस में पी ऑफ यू एक्स प्लस क्यू ऑफ यू वाई प्लस में आर ऑफ यू इक्वल्स टू एफ, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म होगी किस में, ये ट्रांसफॉर्म होगी a इंटू यू ऑफ नीटा नीटा प्लस में b ऑफ यू नीटा एक्साई प्लस में c ऑफ यू एक्साई एक्साई डी ऑफ
यूनिटा, ठीक है, ई ऑफ यू एक्साई एंड प्लस में आर, और ये सेम रहता है, ठीक है, तो आर ऑफ यू इक्वल्स टू एफ, ये वाली हमारी इसके अंदर ट्रांसफर होगी, ठीक है। अब देखो निकालते कैसे हैं, ये ए बी सी डी किस टाइप से निकालेंगे, तो इनका क्या फॉर्मूला होता है, देखो ए जब निकालते हैं तो वो हमारे पास होता है आर ऑफ नीटा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में एस ऑफ नीटा एक्स नीटा वाई एंड प्लस में टी ऑफ नीटा वाई का स्क्वायर, ये ए होता है। बी क्या होता है, आर ऑफ नीटा एक्स एक्साई ऑफ एक्स प्लस में हाफ ऑफ एस नीटा ऑफ एक्स एक्साई ऑफ वाई प्लस में एक्साई ऑफ एक्स नीटा ऑफ वाई प्लस में टी ऑफ नीटा ऑफ वाई एक्साई ऑफ वाई, ठीक है। सिमिलरली सी में देखो यहाँ पे ये क्या आ रहे थे, ये सब नीटा की टर्म्स आ रही थी, तो यहाँ पे देखो नीटा की टर्म्स आई है, सारे पैरामीटर्स, यहाँ पे एक्साई की आ रही है, सी के साथ क्या आ रही है, एक्साई की, तो सारे एक्साई की फॉर्म में आ जाएंगे इसी टाइप से, ठीक है, सेम एज ए, तो आर ऑफ एक्साई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में एस ऑफ एक्साई ऑफ एक्स एक्साई वाई प्लस में टी ऑफ एक्साई वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलते हैं डी पे, डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी इज इक्वल्स टू आर ऑफ नीटा एक्स एक्स प्लस में एस ऑफ नीटा एक्स वाई प्लस में टी ऑफ नीटा वाई वाई प्लस में पी ऑफ नीटा एक्स प्लस में क्यू ऑफ नीटा वाई एंड सिमिलरली ई कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे सब नीटा के आए थे, अब एक्साई के आ जाएंगे, आर ऑफ एक्साई एक्स एक्स प्लस में एस ऑफ एक्साई एक्स वाई प्लस में टी ऑफ एक्साई वाई वाई प्लस में पी ऑफ एक्साई एक्स एंड प्लस में क्यू ऑफ एक्साई वाई, ठीक है, और वो सेम रहते हैं दोनों, आर एंड एफ दोनों सेम रहते हैं जो हमें गिवन इक्वेशन रहती है। तो अब हमारे पास ये निकले हैं, यहाँ से हमें ए बी सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करके इसके अंदर पुट करनी है, ठीक है, पुट करने के बाद जो हमें मिलेगा उससे हम कंपैरिजन करवा देंगे इक्वेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आएगी, देखो क्या क्या गिवन है, अच्छा नीटा ऑफ एक्स हमारे पास क्या गिवन था, एक बार उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, नीटा था वो एक्स स्क्वायर बाय 2 गिवन था एंड एक्साई था वो वाई स्क्वायर बाय 2 गिवन था, ठीक है। हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, तो कितना आएगा, देखो नीटा ऑफ एक्स को 2 टाइम्स सॉरी एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा एक्स, है ना, इसको करेंगे तो एक्स आएगा, और आर की वैल्यू, अच्छा आर, और आर क्या निकला था, अगर इक्वेशन के साथ कंपेयर हमने शुरू में किया था ना, तो वाई स्क्वायर और एस है वो 0 और टी माइनस का एक्स स्क्वायर, पी है वो 0 निकला था और क्यू वाई निकला था, है ना, ठीक है, और आर और एफ दोनों 0 निकले थे। तो यहाँ से देखो अब आर वाई स्क्वायर नीटा ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, एस की वैल्यू 0 है, अच्छा नीटा को वाई के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये टर्म बचेगी सिर्फ इक्वल्स टू, यहाँ से बी निकाल लेते हैं, बी कैसे निकालेंगे, देखो नीटा एक्स को करेंगे, नीटा क्या था एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, और एक्साई एक्स को करेंगे, एक्साई एक्स को जब इसको एक्स के विद रिस्पेक्ट तो ये 0 दे देगा, सिमिलरली यहाँ पे ये दोनों वैल्यू भी 0 आएंगी और वैसे भी एस 0 है, ठीक है, यहाँ पे देखो नीटा को वाई के विद रिस्पेक्ट टू किया 0, एक्साई को वाई विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो जो भी आए तो वो 0 के मल्टीपल में 0 ही दे देगा, तो बी की वैल्यू 0 निकल गई, ठीक है। सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, सी की वैल्यू क्या आएगी, आर कितना है वाई स्क्वायर, एक्साई को एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करवाएंगे तो 0 आएगा, ठीक है, तो ये तो 0, ये वाली टर्म तो आ गई 0, एस की वैल्यू पुट की 0, टी की वैल्यू पुट करेंगे, देखो टी की वैल्यू कितनी थी माइनस का एक्स स्क्वायर, और एक्साई को वाई स्क्वायर वाई के विद रिस्पेक्ट टू करके क्या करेंगे पावर रेज कर देंगे 2, तो कितना आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अच्छा डी को कैलकुलेट करेंगे, आर की वैल्यू नीटा ऑफ एक्स एक्स कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी थी वाई स्क्वायर, तो ये आ गया वाई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से ये एस 0 था, टी की वैल्यू जो भी थी नीटा ऑफ वाई वाई की वजह से वो 0 हो जाएगा क्योंकि नीटा है वो सिर्फ एक्स की टर्म्स कंटेन कर रहा है, ठीक है, नीटा ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, अच्छा पी की वजह से 0 हो जाएगा क्योंकि पी 0 था, और नीटा ऑफ वाई कितना आ जाएगा, नीटा ऑफ वाई 0 क्योंकि वो भी सिर्फ एक्स की टर्म से कंटेन करा था, तो ये क्या मिल गया सिर्फ वाई स्क्वायर, यहाँ से ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, अच्छा एक्साई ऑफ एक्स एक्स, एक्साई था वो वाई स्क्वायर बाय 2 था तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि एस की वजह से 0 हो जाएगा, एक्साई ऑफ वाई वाई कितना आ जाएगा वाई 1, है ना, क्योंकि एक्साई क्या था
वाई स्क्वायर बाय 2 था। तो यहाँ पे जब इसको करेंगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा ना, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे वाई के विद रिस्पेक्ट टू, और टी की वैल्यू कितनी थी, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर निकला, पी की वैल्यू 0, क्यू की वैल्यू कितनी थी, वाई थी, एक्स आई ऑफ वाई कितना आ जाएगा, वाई, तो वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, तो ये निकल गया। ठीक है, अब ये वैल्यूज मुझे सारी मिल गई, हमें क्या करना है, बस इक्वेशन के अंदर पुट करना है ना, इक्वेशन के अंदर पुट करना है, तो ऊपर इक्वेशन के अंदर ही पुट कर दें इनको डायरेक्ट। देखो ये वाली इक्वेशन थी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू और ई की वैल्यू, और आर और एफ दोनों जीरो है, तो मैं इनको जीरो पुट कर दूं डायरेक्ट, है ना। तो यहां से क्या आएगा, देखो ये तो आ गया जीरो के इक्वल। ठीक है, अच्छा ए की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी आई है, जीरो। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, साथ में इसकी वैल्यू कितनी आई है, पी की, डी की, डी की वैल्यू कितनी आई है, वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर, और ई की वैल्यू कितनी आई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे और ये माइनस है, इसको ध्यान रखना, ये थोड़ा मैं क्लियरली लिख देती हूँ, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, ये इक्वेशन बन गई अब मेरे पास। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये नीचे का मैं हटा देती हूँ एक बार। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से और इसमें से, तो ये क्या बचेगा, यू ऑफ नीटा नीटा माइनस में यू ऑफ एक्साई एक्साई। ठीक है, प्लस में वाई स्क्वायर ऑफ यू नीटा प्लस में वाई स्क्वायर ऑफ यू एक्स आई माइनस में एक्स स्क्वायर ऑफ यू एक्स आई इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, यहाँ से मैं क्या करूँ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से डिवाइड करवा दूँ पूरी इक्वेशन को, तो यू ऑफ नीटा नीटा यू ऑफ एक्स आई माइनस में इसको करवाया तो ये 1/x² यू ऑफ नीटा, प्लस में इसको करवाया 1/x² यू ऑफ एक्स आई माइनस 1/y² यू ऑफ एक्स आई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब देखो हमें जो क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये वाली है ना इक्वेशन, इससे कंपेयर करवाएंगे, तो यहाँ से ये वाली जो फर्स्ट दो टर्म्स बनी है वो तो हमारी एकदम सेम बनी है। ठीक है, यहाँ से अब हमें क्या करना है, यू नीटा एंड यू एक्साई के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवाना है। ठीक है, अच्छा साथ में एक चीज़ और गिवन थी, एक्स स्क्वायर बाय टू और वाई स्क्वायर बाय टू, ये हमारे पास इसके अंदर अगर मैं पुट कर दूँ तो ये वापस उसके अंदर नीटा एंड एक्साई के अंदर सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो एक बार इसको कर लेते हैं पहले, फिर कंपेरिजन करवाएंगे। ठीक है, माइनस में, अच्छा नीटा था वो क्या था, एक्स स्क्वायर बाय टू, तो 1/x² क्या आ जाएगा, 1/2 नीटा। ठीक है, इंटू में यू नीटा, प्लस में 1/x², 1/2 नीटा यू एक्स आई, वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स आई था ना, वाई स्क्वायर बाय टू गिवन है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 ऑफ एक्स आई यू एक्स आई इक्वल्स टू जीरो। अब जो ऑप्शन जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है उससे कंपैरिजन करवाएं, है ना, उससे कंपैरिजन करवाते हैं, तो ये फर्स्ट दो टर्म्स तो हमारी सेम मिली है। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ से यू नीटा और यू एक्स आई के कोफिशिएंट्स निकालते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं, फिर हम उस ऊपर इक्वेशन पे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो यू नीटा के कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं, माइनस का 2 नीटा। ठीक है, सिर्फ यही आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसको कंपैरिजन करवाएंगे किसके साथ, जो इक्वेशन के अंदर गिवन है, तो यहाँ पे यू नीटा का कोफिशिएंट क्या क्या गिवन है इक्वेशन के अंदर, देखो ये यू नीटा है तो इसका 1/2 नीटा, एक तो ये गिवन है, यहाँ से ये गिवन है, ये इसका क्या गिवन है, a/2 एक्स आई, तो यहीं से कंपेयर करवा देते हैं। देखो हमारा क्या आया था, 2 ऑफ नीटा। ठीक है, तो ये आएगा 1/2 ऑफ नीटा प्लस में a/2 ऑफ एक्स आई, ये टू, ये हमने क्या कर रहे हैं, यू नीटा के कोफिशिएंट्स कंपेयर करवा रहे हैं, तो यहाँ से देखो अगर मैं इसको कंपेयर करवाती हूँ तो ये क्या दिखता है मुझे, ये a था, तो ये तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब a की वैल्यू क्या मिल गई, जीरो के इक्वल, हेंस a मेरा क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल। तीन ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन करेक्ट। सिमिलरली यहाँ से अगर हम इनका कंपेयर करवाते हैं, किसका, यू एक्स आई के कोफिशिएंट्स, तो वहां से बी की वैल्यू -1 निकलेगी। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेना, तो इस तरीके से क्वेश्चन होएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो कह रहे हैं कि लेट P1 है वो मेरे पास लेस देन P2 है। ठीक है, दो फिक्स्ड पॉइंट है इसके। अच्छा, फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं, फिक्स्ड पॉइंट क्या होते हैं, जब मैं x के साथ इंटरसेक्शन लूंगी इसका,
तो मेरे पास जिन जिन पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, वो मेरे पास फिक्स्ड पॉइंट निकल कर आते हैं, ठीक है। या फिर मैं एक्स के जो जो वैल्यूज कैलकुलेट करूंगी वो मेरे पास क्या आएंगे, इसके फिक्स्ड पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास उसका फिक्स्ड पॉइंट दो गिवन है, P1 एंड P2, ठीक है, एक छोटा है एक बड़ा है। फॉर एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर लेट द सीक्वेंस ये जनरेटेड बाय द फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन। तो हमें क्या बोल रहा है, देखो कह रहा है कि एक्स एन है वो कन्वर्ज करेगी P1 को अगर मैं कोई भी एक्स नोट उठाती हूँ इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट के बीच में। फिर कह रहा है कि ये P2 को कन्वर्ज करेगी, फिर बोल रहा है कि अगर P2 से बाहर का कोई एलिमेंट ले लूंगी तो भी वो P2 को कन्वर्ज करेगी, और अगर P1 से बाहर का कोई एलिमेंट ले लूंगी उस साइड तो भी ये P1 को कन्वर्ज करेगी। तो हमें बस इसका क्या करना है, एक बार ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, फिर उसके हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो अच्छा जो था e की पावर x माइनस टू, यहाँ पे अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ तो ये 1 माइनस टू दैट इज -1 के इक्वल आता है। इसका मतलब ये पुट करने के बाद मुझे ये -1 मिलता है, तो ये कुछ इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, ये जो ग्राफ होएगा ये इससे पास होएगा, ये ग्राफ बनेगा मेरे पास e की पावर x माइनस टू का, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो ये फिक्स्ड पॉइंट्स आएंगे ना, ये आएगा P1 और ये फिक्स पॉइंट आएगा P2। अच्छा, हमें फर्स्ट ऑप्शन में ये बोला था कि एक्स नोट अगर मेरे पास P1 और P2 में बिलोंग करेगा तो वो किसको कन्वर्ज करेगा, P1 को कन्वर्ज करेगा, ऐसे ही बोल रहा था, है ना। क्या बोल रहा था कि कन्वर्जेस टू P1 अगर मेरे पास ये इसके बीच में बिलोंग करेगा। चलो ले लेते हैं कि इसके बीच में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने ये पॉइंट उठा लिया x, तो इसमें क्या करते हैं हम, फिक्स पॉइंट आइटरेशन के अंदर सबसे पहले ये हमारे पास ग्राफ के ऊपर पड़ता है, ठीक है। फिर ग्राफ से ये कहाँ जाता है, जो y इज इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन है उस पे। तो जब ये यहाँ पे तो मैं जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे तो कोई लाइन नहीं है, यहाँ पे तो मैं नहीं जा सकती, जाना पड़ेगा तो मुझे इधर ही जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी। फिर ये ग्राफ पे पड़ेगा, फिर ये इस साइड, तो इसका मतलब ये अगर देखो मैं इसको थोड़ा क्लियरली समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये ग्राफ पे पड़ा, फिर ये किस पे जाएगा, इस पे जाएगा, सीधी लाइन जाएगी, ठीक है। फिर ये वापस से ग्राफ पे पड़ेगा, फिर ग्राफ से जाने के बाद ये वापस से y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन पे पड़ेगा, तो ये वापस इधर जाएगा अगेन। तो इसका मतलब मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ तो वो क्या कर रहा है, P1 को ही कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ से भी कोई पॉइंट ले लें तो भी वो यही बात पड़ेगी। जैसे ये पॉइंट ले लिया तो ये पॉइंट क्या करेगा, पहले ग्राफ पे पड़ेगा, ठीक है, फिर y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन पे, ठीक है, फिर ग्राफ पे जाएगा, फिर y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन पे, फिर ग्राफ पे जाएगा, फिर y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन पे। तो इस टाइप से मूव करेगा ये। हैंस इसका मतलब मैं P1 और P2 में से कोई भी एलिमेंट उठा लूँ वो सिर्फ किसके पास जा रहा है, P1 के पास। इसका मतलब वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, P1 को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये वाली चीज तो मेरे पास आ गई, तो हैंस फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, सेकंड ऑप्शन पे चले, कह रहा है कि ये P2 को कन्वर्ज करेगा, P2 को तो कन्वर्ज नहीं करा, P1 को कन्वर्ज किया, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, कह रहे हैं कि अगर मैं एक्स नोट से बड़ा कोई पॉइंट ले लेती हूँ तो क्या वो P2 को कन्वर्ज करेगा। चलो यहाँ पे ले लेते हैं हम ये वाला पॉइंट, मैंने ये पॉइंट उठा लिया, ठीक है। तो ये पहले किस पे पड़ेगा, ग्राफ पे, ग्राफ पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जाएगी। अच्छा, इस ग्राफ को थोड़ा सा आगे भी बढ़ा लें, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, ऐसे, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट यहाँ पे गया, अब ये किस पे जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन पे, ठीक है। फिर ये y इक्वल्स टू एक्स से कहाँ पे जाएगा, ग्राफ पे, फिर ये y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन पे, फिर ग्राफ पे। तो इसका मतलब जब P2 से बाहर कोई एलिमेंट ले रही हूँ तो वो तो किसको चला गया, इन्फिनिटी को चला गया, ठीक है। ऐसे जिग जैग करता वो इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो किसी को कन्वर्ज ही नहीं करा, हेंस ये क्या कर रहा है, P2 को तो बिल्कुल ही कन्वर्ज नहीं करा, तो सी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर मैं इससे बाहर ले लूँ, P1 से बाहर, यानी P1 के उस साइड कोई ले लेती हूँ एलिमेंट, तो वो क्या P1 को कन्वर्ज करेगा। तो चलो यहाँ से कोई एलिमेंट उठा लेते हैं, तो इसका ग्राफ थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा सा तिरछा कर दिखा देना इसको, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये मैंने कोई पॉइंट उठाया, यहाँ से कोई पॉइंट उठा लेते हैं, ठीक है। ये पहले ग्राफ पे जाएगा, ग्राफ से जाने के बाद ये किस पे जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन पे,
फिर ये ग्राफ पे पड़ेगा, फिर y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन पे, फिर ग्राफ पे, फिर y इक्वल्स। तो इसका मतलब मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ तो वो मेरे पास हमेशा P1 को कन्वर्ज कर रहा है, अगर P1 से बाहर भी कोई पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब जब x0 मैंने P1 से बाहर लिया तो वो P1 को ही कन्वर्ज कर रहा है, हैंस ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसको ग्राफिकल वे से कर सकते हैं, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो कह रहे विच आर आइगन वैल्यूज, इसके आइगन वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। अच्छा एक बात तो क्लियर है, यहाँ पे इसने लैम्डा को क्या दे दिया, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब लैम्डा इक्वल्स टू पी स्क्वायर वाला केस डिस्कस कर ले सिर्फ, ठीक है, जब लैम्डा मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो उस केस के लिए देखो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, वाई ऑफ डबल डैश प्लस में लैम्डा ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। तो वाई ऑफ डबल डैश प्लस में लैम्डा को मैं पी स्क्वायर पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो डी स्क्वायर, क्या इसके जो सोल्यूशन है मैं डायरेक्ट इसका क्या निकाल देती हूँ, सॉल्यूशन y इक्वल्स टू c1 ऑफ कोस पी एक्स प्लस में c2 ऑफ साइन पी एक्स, ये मेरे पास सॉल्यूशन निकल कर आ गया, ठीक है। जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये गिवन है कि y ऑफ 0 इक्वल्स टू वाई डैश ऑफ 0 एंड y ऑफ पाई इक्वल्स टू वाई डैश ऑफ पाई। इसको ऐसे लिख सकते हैं, y ऑफ 0 माइनस वाई डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 एंड y ऑफ पाई माइनस में वाई डैश ऑफ पाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से y डैश कैलकुलेट कर ले, कितना आएगा y डैश इक्वल्स टू, देखो यह आ जाएगा माइनस का p ऑफ c1 साइन ऑफ px प्लस का p ऑफ c2 कोस ऑफ px, ये आया y डैश के इक्वल, ठीक है। अब निकाल लेते हैं यहाँ से ये वाली चीज, तो y ऑफ 0 माइनस वाई डैश ऑफ 0 किसके इक्वल आएगा, देखो इसके अंदर अगर 0 पुट करते हैं तो ये c1 आएगा, ठीक है। और इसमें अगर 0 पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का pc2, लेकिन माइनस कर रहे तो माइनस का pc2, एक मिनट, माइनस ऑफ pc2, ठीक है, और इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये 0 के इक्वल था। सिमिलरली यहाँ से ये निकाल लेंगे y ऑफ पाई और y डैश ऑफ पाई, तो कितना आएगा, देखो y ऑफ पाई माइनस में y डैश ऑफ पाई किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट वाले के अंदर पाई पुट कर देंगे, है ना। तो ये इसके अंदर पाई पुट किया, ये आएगा c1 ऑफ कोस पी पाई प्लस में c2 ऑफ साइन पी पाई, ठीक है। एंड अच्छा यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस p ऑफ c1 साइन ऑफ p पाई और माइनस p ऑफ c2 कोस ऑफ p पाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 के इक्वल था। इसकी मैट्रिक्स बना ले, क्या आएगी 1, और यहाँ पे क्या आएगा, c1 के कोफिशिएंट्स इकट्ठे कर लें, यहाँ पे कोस ऑफ p पाई प्लस में p ऑफ साइन p पाई माइनस का p, ठीक है, साइन ऑफ p पाई माइनस में p कोस ऑफ p पाई, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ रहा है 0। अच्छा इसके पास क्या क्या होना चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना, यही हम करते हैं ना स्टर्म लाइवली थ्योरम के अंदर। इसके पास क्या होने चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने चाहिए। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब निकलेंगे, जब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं हुआ तो उसके पास सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो 0 0 एग्जिस्ट कर जाएगा, दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन इसके लिए अगर ऐसा है कि हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए उसका डिटर्मिनेंट क्या होना पड़ेगा, 0 के इक्वल। तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें, साइन ऑफ पी पाई माइनस पी ऑफ कोस पी पाई, ठीक है, प्लस पी कोस ऑफ पी पाई माइनस पी स्क्वायर साइन ऑफ पी पाई इक्वल्स टू 0, प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या मिला, देखो ये कैंसिल, साइन ऑफ पी पाई प्लस में पी स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ पी पाई इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज साइन ऑफ पी पाई 1 प्लस में पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो यहाँ पे ये पी स्क्वायर पॉजिटिव था, ठीक है। तो ये वाली चीज क्या होगी, ये वाली चीज तो 0 के इक्वल हो नहीं सकती, तो इसका मतलब साइन ऑफ पी पाई को क्या होना पड़ेगा, 0 के इक्वल। दिस इंप्लाइज अगर साइन ऑफ पी पाई 0 हो गया तो इसका मतलब पी पाई मेरे पास एन पाई टाइप का रहेगा, जहाँ पे एन मेरा 1 2 3 होना चाहिए, ठीक है। दिस इंप्लाइज पी इक्वल्स टू एन। अच्छा पी किसके इक्वल था, जो लैम्डा था वो हमने पी स्क्वायर लिया था, तो इसका मतलब पी क्या हुआ, रूट लैम्डा के इक्वल। तो रूट लैम्डा क्या आ गई, एन के इक्वल, जहाँ पे एन है वो 1 2 3 एंड सो ऑन टू जा रहा है। दिस इंप्लाइज लैम्डा किसके इक्वल आ गई, एन स्क्वायर के इक्वल, है ना, जहाँ पे एन है वो 1 2 3 एंड सो ऑन टू। अच्छा यहाँ पे अब देखते हैं को कौन सा कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है ना, ऑप्शन में देख लेते हैं। तो देखो 2 तो आएगा नहीं, 3 भी नहीं आएगा, क्योंकि एन स्क्वायर टाइप हो रहा है और एन है वो 1 2 3 से शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ए आ सकता है एंड डी आ सकता है, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो क्या आ जाएंगी 1 एंड 4,
चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो कह रहा है कि यू है वो मेरे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है, ये हमें प्रॉब्लम गिवन है। अच्छा ये मेरे पास क्या है, वेव इक्वेशन है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर की बात की हुई है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होगा, यू ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू में क्या होता है, हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में सी टी माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी, ठीक है, प्लस में 1/2 ऑफ सी इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी जी ऑफ एस डी एस, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होता है। जहां पे ये जो एफ होता है ना, जो एफ होता है वो मेरे पास यू ऑफ एक्स जीरो वाली को डिनोट करता है, और जो जी एक्स होता है वो यू टी एक्स जीरो को, ठीक है, और साथ में ये जो सी है, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 के इक्वल, तो सी हमें 1 गिवन है। अच्छा यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू 0 गिवन है क्योंकि यू ऑफ एक्स इज 0 0 के इक्वल गिवन है, और जी एक्स भी हमें इसी तरीके से डिफाइन है कि जो 0 से 1 के बीच में तो ये वाली वैल्यू दे रहा है, बाकी सबके लिए 0 वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट कर देंगे और सी की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो यू ऑफ एक्स टी क्या बचेगा, 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स माइनस टी से एक्स प्लस टी और एक्स की पावर 4 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। अच्छा इसको एस के टर्म्स में ले लें क्योंकि उसके लिमिट में भी एक्स है, ठीक है, इसको एस के टर्म्स में ले लेना, एस 1 माइनस एस, ठीक है, और यहाँ पे भी एस। तो ये मेरे पास आ गया सॉल्यूशन। हमें कैलकुलेट करनी है, कह रहे हमें वो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है अल्फा, हमें इनफीमम ऑफ टी, मतलब ऐसे कौन से टी आ रहे हैं जिनके लिए यू ऑफ टी है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, वैसे वैसे टी हमें कलेक्ट करने हैं और उसमें से इनफीमम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब यू ऑफ टी टू टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से यू ऑफ टू टी अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा, एक्स की जगह 2 पुट कर दें तो हाफ ऑफ 2 माइनस टी से 2 प्लस टी एस की पावर 4 1 माइनस एस की पावर 4 डी एस, ठीक है, और टी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अच्छा अब ये बात तो हमें कंफर्म हो गई कि अगर t ग्रेटर देन 0 होगा इसका मतलब 2 प्लस टी ग्रेटर देन 2 चला जाएगा, इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ये 2 माइनस टी से 2 के ऊपर भी चला गया, लेकिन जब हमारे पास 0 से 1 के बीच में लेंगे तो ही वो नॉन जीरो, मतलब ये वाली चीज 0 से 1 के बीच में ही नॉन जीरो गिवन है, 0 से 1 के बीच में ही ये चीज गिवन है, बाकी सबके लिए तो 0 गिवन है। इसका मतलब इस इंटीग्रेशन को हम तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं 1/2 2 माइनस टी से 0, सॉरी 1, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, और फिर प्लस 1 से 2/t, 1 से 2 प्लस टी, तो ये वाली चीज तो पहले ही 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 0 गिवन है, तो हमें उसका कोई काम ही नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन हमारा सिर्फ इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, है ना। जो u ऑफ 2t की वैल्यू थी वो हमारे पास इसके अंदर कन्वर्ट हो गई जब t ग्रेटर देन 0 था, ठीक है। अच्छा साथ में एक चीज और है कि यहाँ पे वो अगर मैं 0 से 1 के बीच में ले लूं, t को अगर मैं 0 से 1 के बीच में ले लूं तो क्या होगा, 2 माइनस टी, ये मेरे पास क्या चला जाएगा, 1 से लेके 2 के बीच में, है ना। अगर मैं t को 0 से 1 के बीच में ले लेती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने 0 से 1 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी पुट कर दिया, तो ये वैल्यू जो आएगी ना ये मेरी 1 से 2 के बीच में बिलोंग कर जाएगी, 2 माइनस 2। अब ये 1 से 2 के बीच में बिलोंग कर गई तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ये चीज तो मेरी 1 से बड़ी आ गई और ये 1 के इक्वल आ गई, ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, ये इंटीग्रेशन वापस से मेरे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगेन ये मेरे पास सिर्फ उसके लिए ही डिफाइन है जब मेरा x है वो 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, यानी उसकी जो लिमिट है वो 1 से 0 के बीच में बिलोंग करनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली चीज तो अगेन 0 दे देगी, तो जब हम t को 0 से 1 के बीच में लेंगे तो ये अगेन वापस मुझे 0 के इक्वल दे देगा, लेकिन हमें u ऑफ 2t क्या चाहिए था, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते, तो इसका मतलब t को क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब t ग्रेटर देन क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया, ठीक है, t ग्रेटर देन 1 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे t है उसको लेस देन इक्वल्स टू 2 भी होना पड़ेगा, है ना,
लेस देन इक्वल्स टू 2 भी होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर t को मैं 2 से बड़ा ले लेती हूँ, ठीक है, तो ये क्या चली जाएगी लिमिट 2 ऑफ टी 2 माइनस टी, ये मेरे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव चला जाएगा, और नेगेटिव में ये वापस से क्या हो जाएगा उसके अंदर चेंज हो जाएगा कि भाई 2 माइनस टी से 0 और फिर 0 से 1 वापस से इसके अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो घूम फिरा के हमें इसी के ऊपर आना है, तो क्यों ना मैं टी को लेस देन 2 ही ले लूं, है ना। तो टी को मैंने क्या ले लिया लेस देन इक्वल्स टू 2। तो अब इतना चीज तो मुझे पता चल गया कि जो टी की वैल्यू है वो मेरी किसके बीच में आनी चाहिए 1 से 2 के बीच में, जब मेरा u ऑफ 2t की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो क्या हो ग्रेटर देन 0 हो। अच्छा, जब t है वो मेरा 1 से 2 के बीच में बिलोंग करेगा, जैसे ये मान लिया, तो हमें 2 माइनस टी अगर पता चल जाए किसके बीच में बिलोंग करेगा तो मैं वो उस वहां से उसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया माइनस ऑफ टी किसके बीच में बिलोंग करेगा -2 से 1 के बीच में, है ना, -2 से 1। दिस इंप्लाइज 2 माइनस टी है वो मेरा किस में बिलोंग कर जाएगा -1 आ जाएगा इधर, तो ये 1 और ये 0। इसका मतलब जो 2 माइनस टी है वो मेरा 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन बचा ओवरऑल जो इंटीग्रेशन आएगा उसमें 2 माइनस टी को मैं अगर 0 के इक्विवेलेंट ले लूं तो ये जो इंटीग्रेशन है ये ओवरऑल इसके अंदर चेंज हो जाएगा, है ना। साथ में हाफ भी चल रहा था, लेकिन हमें सिर्फ क्या देखना है कि ये चीज मेरे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव हुई तो t की जो जो वैल्यूज हमारे पास इसके बीच में आ रही है उसमें से इनफिमम 1 निकल जाएगा। अगर नेगेटिव हुई तो फिर हमें अलग चेक करना पड़ेगा दोबारा से। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, देखो ये मेरे पास पॉजिटिव कैसे होगी, ये मेरे पास बीटा फंक्शन होता है। ठीक है, बीटा फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होता है पता है, बी ऑफ पी क्यू जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, एक्स की पावर 1 माइनस पी या p माइनस 1 माइनस एक्स की पावर q माइनस 1 एंड dx। ठीक है, तो ये मेरे पास b ऑफ पी क्यू डिफाइन किया जाता है, और इसकी जो वैल्यू निकल कर आती है इसका जब हम इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है p माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू q माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन p प्लस क्यू माइनस में 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ से देखो अगर मैं इसको ध्यान से देखती हूँ तो ये वैल्यूज दोनों मुझे सेम गिवन है, इसका मतलब हमें इतना तो कंफर्म है कि p और q की वैल्यू सेम आएंगी। ठीक है, यहाँ पे p माइनस 1 था, इससे कंपेयर करवाएंगे तो p की वैल्यू 5 निकल जाएगी, q की वैल्यू भी 5 निकल जाएगी। डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके निकाल लें, है ना। तो d ऑफ 4 4, है ना, सॉरी 5 5, क्योंकि p एंड q की वैल्यू क्या निकल कर आई है 5 निकल कर आई है, वो कितनी आ जाएगी 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में 9 8 7 6 5 एंड 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 टू जा 8 एंड 3 टू जा 6, तो इसको सोल्व करने के बाद ये कुछ ऐसा निकलेगा। ठीक है, 1/630, और साथ में 1/2 भी मल्टीपल था बाहर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पता होना चाहिए। तो ये चीज़ क्या निकल जाएगी पॉजिटिव निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि टी की ये वैल्यूज जब मेरे पास 1 से 2 के बीच में बिलोंग करी थी उस केस में जो u ऑफ 2t आया है वो ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब जो t जो सेट आएगा ऐसे कलेक्शन, वो मेरे पास जो गिवन सेट है वो मेरे पास यही आ जाएगा 1 से 2, है ना। गिवन सेट में यही वैल्यूज आ जाएंगी, मतलब अल्फा है वो मेरा ये आ जाएगा। हमें इसका इनफीमम कैलकुलेट करना है, तो इनफीमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। हेंस अल्फा मेरे पास क्या निकल जाएगा 1, जिसके लिए u ऑफ 2t क्या है ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 के इक्वल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। देखो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है इस, अच्छा ऐसे इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए क्या होते हैं, हम क्या पुट करते हैं x को तो e की पावर z पुट कर देते हैं एंड एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश को d इंटू डी माइनस 1 माइनस में 2 ऑफ d प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा डी स्क्वायर माइनस ऑफ 3d प्लस में 2 इक्वल्स टू 0, दैट इज d माइनस 1 एंड d माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 1 और 2 हमें सॉल्यूशन जो निकल कर आएगा वो z की फॉर्म में निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y ऑफ c1 e की पावर z प्लस में c2 2z ले लेते पहले और e की पावर z। ठीक है, तो यहाँ से अब x के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे इसको, तो c1 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में c2 ऑफ x, तो इसका मतलब y मेरे पास ये सॉल्यूशन निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या बोल रहा है
कह रहे कि y डैश 1 y1 माइनस y डैश 1 इक्वल्स टू 1 एंड y ऑफ 2 इन माइनस k इंटू y डैश ऑफ 2 इक्वल्स टू 4। कह रहे इसके पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, तो k की वैल्यू हमें पूछ रहा है। ठीक है, इसके पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले y डैश कैलकुलेट कर ले यहाँ से। y डैश कितना आ जाएगा 2 ऑफ c1x प्लस में c2। अब देखो y ऑफ 1 माइनस y डैश ऑफ 1 कैलकुलेट करना है, और वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा y ऑफ 1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो c1 प्लस में c2, माइनस में y डैश ऑफ 1 की करेंगे तो माइनस का 2c1 माइनस का 2c2 इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज ये मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस का c1 इक्वल्स टू 1, ये निकल गई। ठीक है, सिमिलरली y ऑफ क्या निकालना था y ऑफ 2, y ऑफ 2 माइनस k ऑफ y डैश ऑफ 2, और ये किसके इक्वल था 4 के इक्वल। ठीक है, तो कितना आ जाएगा y ऑफ 2 की वैल्यू 4 ऑफ c1 प्लस में 2 ऑफ c2 माइनस में k टाइम्स ऑफ, तो ये आ जाएगा 4 ऑफ c1 प्लस में c2। ठीक है, इक्वल्स टू क्या आएगा 4 के इक्वल। तो ये क्या आ जाएगा देखो, c1 के कोफिशिएंट्स इकट्ठे कर ले तो 4 बाहर ले लेते हैं, 4 ऑफ 1 माइनस k ऑफ c1, ठीक है, प्लस में 2 माइनस में k इंटू में c2, और इक्वल्स क्या आ गया 4 के इक्वल। तो इससे एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, इस वाली से और इस वाली से। क्या मैट्रिक्स बनेगी वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी, है ना। तो ये बनेगी -1 क्योंकि c1 का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 4 इंटू 1 माइनस के है। ठीक है, c2 का कोफिशिएंट ऊपर वाली में 0 है एंड इसका क्या है 2 माइनस के, एंड यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बन जाएगी 1 और 4। अच्छा, हमारे पास इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी इक्वल हो रैंक ऑफ ए के, लेकिन ये 2 से छोटी हो। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, इसको हम एक्लन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, -1 0 एंड 1 तो एज इट इज। इसको क्या करते हैं 4 इंटू 1 माइनस के से मल्टीप्लाई करवा के ऐड करवा देते हैं नीचे वाली में। ठीक है, तो क्या किया नीचे वाली में ऐड करवाया किससे 4 इंटू 1 माइनस के से ऐड कर मल्टीप्लाई करवा कर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी रैंक है वो क्या होनी चाहिए, ये रैंक ऑफ ए आएगी और ये पूरी रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आएगी। तो रैंक ऑफ ए भी तो लेस देन 2 होनी चाहिए, तो इसका मतलब 2 माइनस के को 0 होना पड़ेगा, तभी तो 0 आएगी, तभी तो रैंक 1 आएगी। ठीक है, लेस देन 2 आएगी, तो ये आ गया के की वैल्यू 2। सिमिलरली यहाँ से भी निकाल लेंगे, तो ये भी तो 0 होना चाहिए, 4 प्लस में 4 माइनस में 4 के इक्वल्स टू में 0 के इक्वल, 4 के इक्वल्स टू में 8, दिस इंप्लाइज के इक्वल्स टू 2। हमें क्या मिली, दोनों से के की वैल्यू क्या मिल गई 2 मिल गई। इसका मतलब हमारे पास जब के की वैल्यू 2 होगी तो इसके पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो कह रहा है कि डी मुझे एक सेट गिवन है, के है वो आर के अंदर कोई भी एलिमेंट है, लेट यू आर थीटा विद द सॉल्यूशन ऑफ द, कह रहा है कि ये हमें इसका सॉल्यूशन गिवन है। ठीक है, हमें इसका सॉल्यूशन गिवन है। देखो क्या गिवन है, u ऑफ, अच्छा इसका सॉल्यूशन ये मेरे पास क्या होती है, ये मेरे पास लैपलास इक्वेशन है पोलर फॉर्म के अंदर, है ना। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बताऊं तो वो क्या होता है, u ऑफ आर थीटा इक्वल्स टू में a नोट बाई 2 प्लस में समेशन r बाई a की पावर n a n कोस ऑफ n थीटा प्लस में b n साइन ऑफ n थीटा। ठीक है, जहां पे ये जो a होता है ये मेरे पास क्या होता है, जो ये हमें गिवन है ना, ये a की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये क्या गिवन है a की वैल्यू, r है वो मेरे पास किससे छोटा है, a से छोटा होता है, तो a की वैल्यू वहां से डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें u ऑफ 2 थीटा की वैल्यू गिवन है, तो क्या हो अगर मैं यहाँ से इस u ऑफ 2 थीटा मतलब r की जगह 2 पुट कर दूं इस वाली इक्वेशन के अंदर ऊपर वाली में, तो कितना आएगा ये 2 बाई a की पावर n। ठीक है, ए एन कोस ऑफ एन थीटा प्लस में बी एन साइन ऑफ एन थीटा। ठीक है, ये हमने क्या कर दी, आर की वैल्यू को 2 पुट कर दिया। ठीक है, अब गिवन क्या है, u ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू में k इंटू में साइन ऑफ 2 थीटा। हम यहाँ से क्या करवाते हैं, इन दोनों को कंपेयर करवा दे। कंपेयर करवाने के बाद देखो यहाँ पे साइन की वैल्यू आ रही है सिर्फ, तो इसका मतलब ये जो कोफिशिएंट आएगा यहाँ पे, जो भी इसके साथ कोफिशिएंट आएगा वो bn का आएगा। ठीक है, और an वाली चीज तो 0 जाएगी क्योंकि कोस की इसके अंदर कोई टर्म ही नहीं आ रही। इसका मतलब यहाँ से इसने इंप्लाई किया कि an की वैल्यू तो 0। ठीक है, an की वैल्यू 0, साथ में यहाँ पे देखो कांस्टेंट एक वैल्यू है, लेकिन इसमें तो कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही। इसका मतलब a नोट की वैल्यू भी 0।
ए एन की वैल्यू भी 0 और साथ में कंपेयर करने के बाद ये भी पता चल रहा है कि एन की वैल्यू भी 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन 2 थीटा आ रहा है और यहाँ पे 2 थीटा। अगर कंपेयर करवाते तो एन थीटा, तो एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। बाकी सब के लिए इसका मतलब वो 0 वैल्यू दे रहा है ना? बाकी सब बचे जो भी एन है उसके लिए वो 0 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरे पास किसके अंदर रिड्यूस हो जाएगा? अब यू ऑफ आर थीटा जो मेरे पास सोल्यूशन आना है वो किसके अंदर रिड्यूस हो जाएगा? एन की वैल्यू 2 दैट इज आर बाय ए का स्क्वायर, ठीक है, और बी 2 एंड साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, अब हमारे पास सॉल्यूशन इसके अंदर चेंज हो गया पूरा। ठीक, अब देखो यहां से अगर और कंपैरिजन करवाया जाता, जैसे यहां पे अगर मैं 2 थीटा पुट कर दूं इसको अगेन, तो ये क्या आएगा? 4 अपॉन में ए स्क्वायर बी 2 साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, ये मेरे पास आएगा। तो जब इसको कंपेयर करवाते हैं, इसको और इसको, तो साइन 2 थीटा का कोफिशिएंट के है और यहाँ पे साइन 2 थीटा का कोफिशिएंट ये है। इसका मतलब 4 बाय ए स्क्वायर इंटू में बी 2 है वो किसके इक्वल होना पड़ेगा? के इक्वल होना पड़ेगा, है ना? के इक्वल होना पड़ेगा। और साथ में देखो एक चीज हमें ये भी गिवन थी ना, आर इज लेस देन ए, दैट इज ए हमने क्या निकाला था वहां से 2। हमें क्वेश्चन के अंदर तो यही गिवन था ना, ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू होती है। तो ए की वैल्यू 2 भी पुट कर दे यहाँ पे। दिस इंप्लाइज 4 बाय 4 इंटू में बी 2 इक्वल्स टू के। दिस इंप्लाइज बी 2 की वैल्यू क्या आ गई? के इक्वल। ठीक है, अब बी 2 की वैल्यू हमें पता चल गई कि ये के इक्वल होगी। ठीक है, अब देखो हमें क्या गिवन है, कह रहे यू ऑफ 1 पाई बाय 4 है वो 2 के इक्वल गिवन है। ठीक है, u 1 पाई बाय 4 है वो 2 के इक्वल गिवन है। अच्छा, यहां से इसके अंदर पुट कर देंगे, जो यू आर थीटा आएगा वो क्या निकल कर आएगा? हमें तो सॉल्यूशन ही चाहिए पूरा। तो यू आर थीटा में क्या आ जाएगा? ये आर स्क्वायर बाय में ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 2 थी तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इनटू में बी 2 की वैल्यू कितनी थी? के। ठीक है, और ये क्या आएगा? साइन ऑफ 2 थीटा के आएगी। ठीक है, तो यू आर थीटा हमारे पास ये आ गई। अब हमें जो गिवन है वो ये गिवन है कि u1 और पाई बाय 4 पे जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है? 2 के इक्वल। 2 के इक्वल गिवन है। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब इसने क्या इंप्लाई किया यहां से कि यहाँ पे देखो r की जगह 1 पुट कर दूंगी तो 1/4। ठीक है, थीटा की जगह पाई बाय 4 पुट कर देंगे इनटू में के, तो पाई बाय 4 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा इक्वल्स टू, और ये 2 के इक्वल था। दिस इंप्लाइज के की वैल्यू क्या आ गई? 8 के इक्वल। ठीक है, हेंस मेरा के क्या आ जाएगा? 8 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई जेड, ये हमें गिवन है और ये कॉन्स्टेंट्स गिवन है। अच्छा, अगर मैं इसको डुअल के अंदर चेंज कर लूं, इस फंक्शन का अगर डुअल बना लूं, तो वो मेरे पास क्या होएगा? दो पैरामीटर्स के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ एक्स और वाई के अंदर, है ना? फिर वहां से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, डुअल के अंदर चेंज करने पे ये ये जो दो टर्म्स है, ये वाली, ये मेरे पास आ जाएंगे ऐसे 5 ऑफ एक्स प्लस में 10 ऑफ वाई। ठीक है, और ये जो लेस देन का साइन होता है ये ग्रेटर देन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गई। ठीक है, दूसरी क्या आएगी? यहाँ से देख लो, दूसरी बना लेते हैं। तो माइनस का 2y प्लस का माइनस का 2x प्लस का 4y, गिव अगेन ग्रेटर देन 0। ठीक है, तीसरी आएगी 6x माइनस का 6y अगेन ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएंगी? ये वैल्यूज कौन सी आएंगी? ये वाली 10 6 एंड -8, 10 6 एंड -8। ठीक है, और ये चीज तो हो गई। ठीक है, और जो मैक्सिमम होता है ना वो किस में अंदर कन्वर्ट हो जाता है? मिनिमम के अंदर। इसका मतलब मिनिमम ऑफ एफ, ये वाली वैल्यूज वहां पे आ जाती है। तो 20 ऑफ एक्स प्लस में 30 ऑफ वाई। अब हमें इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है और ये कॉन्स्टेंट्स गिवन है जहां पे एक्स और वाई है वो ग्रेटर देन 0 गिवन है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी उसमें हमारे जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे? इस वाली इक्वेशन में एक बार y को 0, एक बार x को 0, तो ये 0 1 एंड 2 0 पॉइंट हमें मिल जाएंगे। 0 1 एंड 2 0, तो 0 1 एंड 2 0।
ठीक है, तो इसका मतलब ये इससे पास करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बना ले। ये आएगी इक्वेशन। ठीक है, सेकंड वाली जो इक्वेशन है वो किससे पास करेगी? सेकंड वाली इक्वेशन में अगेन y 0 और x 0 पुट करेंगे, तो ये -3 0 और 0 3/2, तो -3 0, ये -3 0 है। ठीक है, और ये 1 था, ये 3/2 हो गई, तो ये वाली इससे पास करेगी, हेंस ये कुछ ऐसे पास कर जाएगी। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे, तो थर्ड इक्वेशन किससे पास करेगी? देखो अगेन x 0 y 0, तो ये पास करेगी, कुछ पॉइंट आएगा माइनस का 1.3, -1.3 तो यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, और साथ में दूसरा जो आएगा वो आएगा 1.3, 0 1.3, तो वो 0.13 कुछ यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे। ठीक है, तो इनको भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये बनेगी कुछ इस टाइप से। ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो इनके जब हम रीजंस ड्रॉ करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, देखो इस वाले के अंदर ओरिजिन इंक्लूड नहीं कर रहा, इस वाले में ओरिजिन इंक्लूड नहीं कर रहा, और ये कौन सी थी फर्स्ट वाली, ये वाली थी, तो इसका मतलब इसमें ये वाला रीजन आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन थी। ठीक है, सेकंड वाली जो इक्वेशन थी वो ये वाली थी, इसमें क्या ओरिजिन इंक्लूड कर रहा, नहीं कर रहा, इसका मतलब इसमें ये वाला रीजन आएगा, यहाँ पे ये वाला है। ठीक है, थर्ड वाली है उसमें ओरिजिन इंक्लूड कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, थर्ड वाली ये है, तो इसका मतलब ये वाला रीजन आ जाएगा। इनमें कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, ये वाला है ना, ये कॉमन रीजन आ रहा है हमारे पास, ये वाला। तो यहाँ पे अगर मुझे ये पॉइंट पता चल गया, तो क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट तो सिर्फ एक ही मिला हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से ही इसकी मिनिमम वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट पता चलना चाहिए, ये पॉइंट किससे मिलके बन रहा है, सेकंड एंड थर्ड के इंटरसेक्शन से। तो सेकंड एंड थर्ड के इंटरसेक्शन से जब करेंगे तो ये पॉइंट्स हमें ये मिलेंगे कि 1/3 एंड 5/3। ठीक है, 1/3 और 5/3, तो यहाँ पे अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये मिनिमाइज करना था ना इसको, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 20 इंटू 1/3 और प्लस में 30 इंटू 5/3। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 20/3 प्लस में 150/3, दैट इज 3 आएगा यहाँ पे, 170/3। अच्छा, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, कुछ 5 6, ये आएगा 56.66 के लगभग। ठीक है, तो यहाँ से इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे, ये रिमेनिंग क्वेश्चंस थे जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस करने रह गए थे, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी थी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।